हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 9 कनाडा राजनीति और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है कनाडा की संघीय व्यवस्था। तो बच्चों, ये कनाडा के जो राजनीतिक व्यवस्था में जो संघीय व्यवस्था है कनाडा की, इसकी विशेषताएं आपके एग्ज़ाम में मोस्ट वैल्यूड टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कनाडा की संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो कनाडा विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें, पहले नंबर पर विश्व में रूस आता है और दूसरे नंबर पर कनाडा विद्यमान होता है। ये पश्चिम में अलास्का और एक छोटे से फ्रांसीसी द्वीप को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के संपूर्ण उत्तरी भाग में फैला है। तो इसका जो क्षेत्र है, जो पश्चिम में जो अलास्का है और छोटा सा एक फ्रांसीसी द्वीप जिसे सेंट पियरे कहते हैं, को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका का जो नॉर्थी भाग है उसमें ही कनाडा पूरी तरह फैला हुआ है। कनाडा की लगभग 27% जनसंख्या फ्रेंच भाषा बोलती है और शेष भाषा अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो कनाडा की जो 27% जनसंख्या फ्रेंच और शेष भाग अंग्रेजी बोलती है। कनाडा का एक लिखित संविधान है जिसका मूल आधार सन 1867 का ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट है। तो कनाडा का लिखित जो संविधान है, तो ये जो ब्रिटिश यानी जो पहले कनाडा जो ब्रिटिश शासन के जो अधीन था, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी एक्ट के द्वारा 1867 में ये एक्ट लागू था और इस एक्ट के आधार पर ही कनाडा का लिखित संविधान बनाया गया। तो इसलिए कहते हैं कनाडा का जो लिखित संविधान जो है, इसका मूल आधार ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 यानी 1867 ही माना जाता है, जिसे समझने के लिए बहुत से कानूनों व न्यायिक फैसलों की जानकारी आवश्यक है। संवैधानिक महत्व का दूसरा प्रमुख लिखित दस्तावेज भी 1982 का संविधान अधिनियम है। तो कनाडा में एक दूसरा संवैधानिक महत्व को अगर हम देखें तो दूसरा जो लिखित दस्तावेज जो माना जाता है वो 1982 में माना जाता है। 1982 का संविधान अधिनियम है। संविधान का कुछ अंश लिखित है तो बहुत कुछ परंपराओं रीति रिवाजों के रूप में मौजूद है। तो कनाडा के संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो वहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है और कुछ जो संविधान का कुछ ऐसे भाग हैं, अंश है जो लिखित हैं। तो ये हमने बात करी कनाडा के संघीय व्यवस्था के बारे में। अब बात करेंगे भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता। कनाडा का संविधान संघात्मक संविधान है क्योंकि वहाँ पर संघात्मक शासन पाया जाता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चों। संघात्मक शासन व्यवस्था से हमारा अभिप्राय यह है कि जब छोटी छोटी इकाइयाँ, मतलब इकाई का मतलब है राज्य, जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े देश का निर्माण यानी बड़ी एक राजनीतिक इकाई का निर्माण करते हैं, जिसमें दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, राज्य और केंद्र सरकार। और दोनों ही राज्य और केंद्र सरकार में शक्तियों का बराबर बंटवारा होता है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी अपनी जगह शक्तिशाली होती है, यानी दोनों सरकार पे किसी भी सरकार के ऊपर किसी का जोर नहीं होता। और दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो इसे हम संघीय या संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये हमारी, अगर हम बात करें, कनाडा का संविधान संघात्मक संविधान है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संघीय संविधान है। ये हमारी तरह सरकार की शक्तियाँ संविधान में विभाजित हुई है, यानी जो संविधान है उस संविधान ने ही वहाँ पर कनाडा के अंदर शक्तियों का विभाजन किया है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय भी है ताकि कोई भी सरकार अपने अधिकार या शक्तियों का अतिक्रमण करे तो सर्वोच्च न्यायालय अपने हस्तक्षेप के द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर कनाडा के अंदर जो एक न्यायपालिका की स्थापना की गई है जिसका केंद्र बिंदु सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय इसलिए बनाया गया है ताकि कनाडा के मूल निवासियों को न्याय, और सरकार अपने अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल रही है तो उसके अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। संघात्मक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जब किसी देश में सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था के अंदर दो प्रकार की सरकार पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य।
तो इस तरह से इसे ही हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और दोनों ही प्रकार की सरकारों को, जैसा कि मैंने बताया कि शक्तियाँ बराबर बटी होती हैं और दोनों ही सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करती है, तो इसे हम संघात्मक शासन या संघीय व्यवस्था कहते हैं। अब बात करेंगे संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता। पहले होता है जहाँ पर संघात्मक शासन पाया जाता है, जहाँ पर दो प्रकार की सरकार है। संघात्मक शासन या संघीय व्यवस्था में पहली बात तो लिखित संविधान होता है, क्योंकि संघीय व्यवस्था एक पार्टनरशिप व्यवस्था होती है और पार्टनरशिप में हमेशा लिखित रूप से काम होता है, तो इसलिए संविधान लिखित होता है। कनाडा का संविधान भारत की तरह लिखित है, जो ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम 1867 का परिणाम है। जैसा कि भारत का जो संविधान भारतीय संविधान सभा ने खुद लिखा, परंतु कनाडा का संविधान भारतीय संविधान सभा के द्वारा नहीं, बल्कि वहाँ का जो 1867 का एक ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम था, उसी का फलस्वरूप यानी उसी का परिणाम है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम में 147 धाराएं, यानी अगर कनाडा के संविधान की बात करें उसमें 147 धाराएं, तथा इसके बाद कनाडा का लिखित संविधान बन गया है, जिसमें मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए कनाडा का संविधान एक लिखित संविधान है। नेक्स्ट है जटिल संविधान। कनाडा का संविधान एक लिखित संविधान के साथ साथ एक कठोर यानी जटिल संविधान भी पाया जाता है। संघीय संविधान केवल लिखित ही नहीं बल्कि कठोर भी है। कनाडा का संविधान अंशतः कठोर है और कुछ सीमा तक लचीला भी है। इसे हम समय और परिस्थितियों के साथ साथ इसमें थोड़ा संशोधन के द्वारा बदलाव भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा लचीला भी देखा गया है। 1982 के संविधान अधिनियम के अनुसार संविधान संशोधन के 4 तरीके हैं जो कि निम्नलिखित हैं, यानी कनाडा के अंदर हम संविधान संशोधन 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है, कनाडा के संविधान के कुछ अंश ऐसे हैं जिन्हें केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन और प्रत्येक प्रांत पारित करें। यानी ऐसा संविधान, कुछ ऐसे संविधान में बदलाव के अंश हैं, यानी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके अंदर संशोधन केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित के बाद कुछ प्रांत के द्वारा भी पारित कराया जाएगा। यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास होने के साथ साथ कनाडा के कुछ प्रांतों की सहमति भी आवश्यक है। दूसरा, कुछ प्रांत प्रावधान ऐसे भी है जिनके संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों और कम से कम 2/3 प्रांतों के विधानमंडलों का समर्थन भी चाहिए। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ ऐसे भी अंश संविधान के अंदर कनाडा के जिसके अंदर संशोधन संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद भी कनाडा की 2/3 राज्यों की सहमति भी जरूरी है। तीसरा है वे प्रावधान जिनका संबंध मात्र किसी एक प्रांत या एक से अधिक प्रांतों से है। संसद और संबंधित प्रांतीय विधानमंडलों की सहमति से संशोधन किए जा सकते हैं। अगर केंद्र, संसद और राज्य प्रांत अगर सहमति से करें तो कर सकते हैं। तो संविधान के कई भाग ऐसे भी हैं जिनके संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों की ही सहमति चाहिए। ये प्रक्रिया ज़्यादा सरल है और यहाँ पर प्रांतों की सहमति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कनाडा के जो संविधान है उनके अंदर सरकार के बीच शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। संविधान द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें हल्के विषय राज्य के पास जबकि मजबूत और भारी विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं, जिससे विकास तेज गति से होता है। डोमिनियन यानी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय रखे गए हैं, जैसे सेना, नौसेना, व्यापार, नियमन, डाक सेवा, बैंकिंग आदि। समवर्ती सूची में ये विषय शामिल हैं, जैसे कि कृषि और आप्रवास आदि। तो इस तरह से ये हमने बात करी शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसकी संघीय व्यवस्था की विशेषता नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। जैसा कि मैंने आपको अभी पैसेज में बताया कि कनाडा का जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई है वो देश के नागरिकों को न्याय और सरकार के अधिकार क्षेत्रों की जांच करने के लिए, ताकि कोई संसद या सरकार के जो अधिकार क्षेत्रों से बाहर निकलकर अपनी मनमानी न करे। केंद्र और प्रांतों के बीच अपनी शक्तियों को लेकर यदि कोई विवाद खड़ा हो जाता है, यानी जो केंद्र और राज्य सरकार को शक्तियां संविधान ने दी है कनाडा के अंदर, अगर उनमें कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय सरकार और प्रशासन के अधिकार क्षेत्र की संवैधानिकता की जांच करती है। इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता कायम की गई है और उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को उसका अभिरक्षक बनाया गया है। तो ये हमने संघीय व्यवस्था की विशेषता की बात करी। अब बात करते हैं कनाडा में संघ शासन की स्थापना। कनाडा पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य रहा है, ये तो पता ही है। प्राचीन काल में कनाडा ब्रिटेन का ही गुलाम था, लेकिन अब वे एक प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया। ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाने के बाद वे एक शक्तिशाली और एक मजबूत देश बना। 1931 के वेस्टमिंस्टर अधिनियम के तहत कनाडा बिना किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप के अपनी
आंतरिक व विदेश नीति तय कर सकता है। जब स्वतंत्र हो गया, अब यहाँ पर कनाडा संपूर्ण देश के हित के लिए फैसले ले सकता है। वास्तव में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ कनाडा की भी राज्याध्यक्ष है, परंतु वे वहाँ की सरकार की सलाह पर ही कार्य करती है। 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक भीषण गृह युद्ध हुआ। युद्ध में केंद्रीय सरकार को विजय प्राप्त हुई और अमेरिकी संघ विघटन से बच गया। इस युद्ध से ब्रिटिश सरकार ने ये सीखा कि कनाडा को एकजुट रखने के लिए कुछ ऐतिहासिक कदम उठाने पड़ेंगे। 1867 के ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम एक्ट के द्वारा, जिसे ब्रिटिश संसद ने बनाया था, कनाडा में संघ शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम को कनाडा के संविधान के रूप में मान्यता दे दी। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा कनाडा की संघीय व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण के बारे में। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।